हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक स्वाइप में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा वह आदमी ज़्यादा जानकारी तुम्हें मौत के करीब ले जाएगी, इसलिए जितना हो सके हमारे पर्सनल मैटर से दूर रहो। खन्ना, सॉरी बॉस, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। वह आदमी, अच्छा अब चल निकल यहाँ से। मिस्टर खन्ना तुरंत रूम से भाग जाते हैं। उसके जाने के बाद वह दोनों आदमी अपने चेहरे से मास्क निकालते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि अहम और भैरव सिंह ही थे, और उनकी आदित्य से क्या दुश्मनी है यह आपको बाद में पता चलेगा। अब आगे अहम और भैरव सिंह मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे, तभी अहम बोलता है, हमें जल्दी से उस लड़की को ढूंढना चाहिए, वरना इतनी जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी। भैरव, वैसे क्या वह लड़की अभी तक सिंगल होगी? क्योंकि ठाकुर साहब के विल के मुताबिक उस लड़की का पति ही उसकी प्रॉपर्टी का मालिक होगा। अहम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा होगा कि वह शायद सिंगल ही हो, क्योंकि अगर उसका पति हुआ तो वह बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। मैंने इतने समय तक उसकी बाप की गुलामी सिर्फ उसकी रियासत के लिए की है, और उसे लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। भैरव सिंह, सही कहा तुमने, बस एक बार मछली जाल में फंस जाए फिर तो उसे हमारे शिकंजे से कोई नहीं निकाल सकता। भैरव, लेकिन भतीजा, तू उस लड़की को पहचानेगा कैसे? एहम अपने पॉकेट से एक फोटो निकालकर बाहर रखता है और बोलता है, यह रही वह लड़की, और हमारी होने वाली बीवी का नाम निकिता है। भैरव, दिखने में तो बहुत कमाल है, पूरी अपनी माँ पर गई है। तुझे यह फोटो कहाँ से मिली? अहम, यह स्केच ठाकुर साहब ने बनवाया है, और उनकी शक्ल भी सासू माँ से मिलती है। वह दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उनके बगल में बैठते हुए बोलती है, आज बहुत दिनों के बाद तुम दोनों के चेहरे पर इतनी खुशी देखी, आखिर बात क्या है? भैरव, बहना सीमा, आज हमारे दुश्मन की बेटी का पता चल गया। सीमा, क्या खबर दी है भाई साहब आपने? मैं उस लड़की को वैसे ही तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, जैसे वर्षों पहले उसकी माँ तड़पी थी। अहम, डोंट वरी माँ, वह दिन दूर नहीं जब ठाकुर की पूरी प्रॉपर्टी आपके कदमों में होगी। सीमा, मैं भी ठाकुर को वैसे ही तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, जैसे मैं तड़पती थी। उसने मुझे छोड़कर उस जैस्मीन को चुना था, और उसकी वजह से मुझे उस 2 कौड़ी के नौकर से शादी करनी पड़ी थी। भैरव, तो मैंने तो तेरा बदला ले तो लिया। ऐसा खेल खेला कि ठाकुर ने अपनी जान से प्यारी बीवी को और अपनी 5 साल की बेटी को घर से निकाल दिया, और जब तक उसे सच पता चला तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सीमा, सही कहा भाई साहब आपने। अब आप उस आदित्य को बर्बाद कर दीजिए, ताकि मेरी दूसरी सबसे बड़े दुश्मन को सबक मिल सके कि उसने किससे पंगा लिया है। एहम, वैसे आपने अपने दुश्मन को यह गुड न्यूज़ अपने दोस्त को दी कि नहीं? सीमा, मैं तो उसे भूल ही गई। चलो आज उससे भी मुलाकात कर ही लेते हैं। वह तीनों हंसते हुए क्लब से बाहर निकल जाते हैं। रात का वक्त, खन्ना विला शौर्य की कार एंट्रेंस पर आकर रुकती है। वह लड़खड़ाते हुए कार से बाहर
निकलता है। उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसने काफ़ी ड्रिंक करी हुई थी। वह घर के अंदर आ जाता है तो उसे हाल में चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। वह चिल्लाते हुए सर्वेंट से बोलता है, सब कहाँ मर गए? घर में अंधेरा करके क्यों रखा है? यहाँ की लाइट ऑन करो। उसके चिल्लाने पर हॉल के बीच में एक लाइट ऑन होती है, जहाँ पर कोई शख्स बहुत रौब के साथ बैठा हुआ था। सूर्य, तुम कौन हो और सब गार्ड्स कहाँ गए? वह हॉल की लाइट जलाता है तो आदित्य वहाँ पर बैठा था। उसे देखकर वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य तिरछा मुस्कुराते हुए, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे वह 2 कौड़ी के मोहरे मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? सूर्य, चले जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे डैड ने मुझे आज फिर से जलील किया। आदित्य हंसते हुए, पहले मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आती थी, पर आज तुम पर तरस आ रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा डैड सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्हें सिर्फ पैसे और पावर से मतलब है। इसके लिए तो तुम्हें भी जान से मार सकते हैं। सूर्य नफरत से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मेरे डैड तुम्हारे डैड के जैसे नहीं है कि वह मेरी माँ को धोखा देकर किसी और औरत से शादी कर ले और मुझे घर से निकाल दे। उसकी बात सुनकर आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। वह पास में रखा हुआ 100 पीस सूर्य की तरफ फेंकता है, लेकिन सूर्य साइड हो जाता है और वह 100 पीस जोर की आवाज़ से नीचे गिर जाता है। आदित्य, वह इंसान मेरा डैड नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम फालतू में अपनी जान गंवाओ, इसलिए तुम्हें समझाने चला आया। पर अगर तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को एक वीडियो क्लिप भेजी है, अगर तुम्हें समय मिले तो देख लेना। इतना बोलकर वह वहाँ से निकल जाता है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आज आदित्य ने जो किया था वह उसके नेचर के अपोजिट था, लेकिन वह सूर्य को जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसने आज उससे बात करने की सोची। लेकिन सूर्य ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया। वही उसके जाने के बाद सूर्य उसकी बातों के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानता था कि उसके डैड उसका इस्तेमाल ही कर रहे हैं। वह तुरंत ही हितेश को कॉल करके अपने विला आने को कहता है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए